Welcome to another video lecture on the topic of DNA replication. In this lecture, we will discuss about the pattern of DNA replication. But before discussing the main topic, we have to discuss some important points that how would we know that which type of model is followed by DNA during replication. So we have to discuss three type of DNA replication models. Firstly, and secondly, we discussed an experiment that was important practical on the DNA replication model, and after that we will briefly discuss the DNA replication process. ठीक है, तो इस लेक्चर के तीन हिस्से हैं। पहले हमने ये डिस्कस करना है कि DNA रेप्लिकेशन जो है वो कितने मॉडल्स के थ्रू हो सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने ये देखना है कि DNA रेप्लिकेशन का जो एक मॉडल है जो हम बहुत डिटेल से पढ़ते भी हैं, वो किस तरह से पता चला या किस तरह से वो प्रिंसिपल जो है हमें पता चला था। और फिर उसके बाद हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो किस तरह से होती है या कौन से एंजाइम्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर हम कहते हैं कि वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था ये इमीडिएटली इस चीज़ को जो है ना एक्सप्लेन करता है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी के अंदर चलती है। यानी एडेनिन के आगे जैसे हमने कहा ना कि हमेशा थायमीन लगती है, गुआनिन के आगे हमेशा जो है वो साइटोसिन लगती है। तो इनको हम कॉम्प्लीमेंट्रिटी बेसिस का नाम देते हैं, यानी ये हमेशा पेयर बनेगा और ये हमेशा पेयर बनेगा। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। तो डीएनए जब हम कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉम्प्लीमेंट्रिटी के अंदर हमेशा चलती है, इसका मतलब ये है कि अगर आप अनजिप करते हैं एक मॉलिक्यूल को, तो एक मॉलिक्यूल की एक चेन में जितने भी बेसिस होंगे, लाइक फॉर एग्जांपल एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थायमीन है, तो दूसरी के अंदर भी उतनी ही क्वांटिटी में थायमीन, साइटोसिन, गुआनिन और एडेनिन होनी चाहिए ताकि इक्वल जो है ये वर्किंग कर सकें। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक और चीज़ यहाँ पे जो है डिस्कस करते हैं कि अगर हम नॉर्मली ये चीज़ देखते हैं कि जो डीएनए होता है ना, दो डॉटर मॉलिक्यूल्स, हम कहते हैं कि डीएनए के मॉलिक्यूल्स के लिए ये सेमी कंजर्वेटिव तरीके से जो है ना ये रेप्लिकेशन करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डीएनए का, लेट्स से हमने कहा कि ये हमारे पास जो है डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये एक स्ट्रैंड बन जाएगा, ठीक है, ये दूसरा स्ट्रैंड बन जाएगा। अब इसके साथ भी यहाँ पे जो है डॉटर स्ट्रैंड बनेगा और इसके साथ भी यहाँ पे डॉटर स्ट्रैंड बनेगा, तो हमारे पास दो स्ट्रैंड इस तरह से बन जाएंगे। यानी जब भी डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल जो है वो ओपन हो जाता है, हर एक स्ट्रैंड पेरेंट स्ट्रैंड के तौर पे काम करेगा और न्यू डॉटर स्ट्रैंड जो है वो इस तरह के साथ बन जाता है। सो एट द एंड ऑफ एप्लीकेशन आपके पास दो तरह के स्ट्रैंड बनती हैं, एक ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला स्ट्रैंड हो जाएगा। तो इसको हम नाम देते हैं सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का। सो अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल हम ये बात करते हैं कि जो दो स्ट्रैंड होंगे डुप्लेक्स के, वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। हर एक स्ट्रैंड एज अ मॉडल एज अ मोल्ड काम करेगा और इसके साथ सीक्वेंस में न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करते चले जाएंगे और दूसरी तरफ जो है ना अगेन आपके पास डुप्लेक्स बन जाएगा। अब जो दो डुप्लेक्स बनेंगे और इस तरह के प्रोसेस के अंदर जो है ना जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा यानी मेन स्ट्रक्चर वो भी कंजर्व हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब जो है ना हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अभी हमने बात की है कि लेट्स से कि ये हमारे पास जो है वो डीएनए मॉलिक्यूल है। अब डीएनए मॉलिक्यूल जब खुद को अनजिप करेगा तो एक स्ट्रैंड ये हो जाएगा, दूसरा स्ट्रैंड ये हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके साथ क्या है कि यहाँ पे एक डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा, यहाँ पे दूसरा डॉटर स्ट्रैंड बन जाएगा, इनके दरमियान इस तरह से पेयरिंग हो जाएगी। तो हमने ये बात की है कि हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो कंजर्व रहेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर कंजर्व रहेगा और हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड एज अ मॉडल काम करेगा। इसके साथ जो है वो डॉटर स्ट्रैंड ऐड होते चले जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्रिटी पेयर्स लगते चले जाएंगे। लाइक अगर यहाँ पर एडेनिन है सो ऑब्वियसली यहाँ पे गुआनिन लगेगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो यहाँ पे हम कहते हैं कि गुआनिन लगेगी, यहाँ पे थायमीन लग जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस के थ्रू जो है हम कहते हैं कि ये पेयरिंग होगी। तो इसको हम सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का नाम देते हैं। दूसरे दो मॉडल थे जिसमें एक को हम कंजर्वेटिव मॉडल का नाम देते हैं, ठीक है, और दूसरे को नाम देते हैं डिसरप्टेड या हम कहते हैं डिस्पर्स्ड मॉडल का। अब ये जो डिस्पर्सिव या कंजर्वेटिव मॉडल है ये किस तरह से काम करते हैं? कंजर्वेटिव मॉडल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये पेरेंटल डीएनए का मॉलिक्यूल है तो ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत के अंदर रहेगा, ये बिल्कुल भी ओपन नहीं होगा, ये बिल्कुल भी
अपनी पोजीशन या जगह चेंज नहीं करेगा और इसके साथ जो है ना एक न्यू डॉटर मॉलिक्यूल जो है डीएनए का बन जाएगा। इसको हम कंजर्वेटिव मॉडल कहते हैं। हालांकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। रीज़न क्या है कि ऑब्वियसली कि ये वाला मॉलिक्यूल ओपन होगा तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लग के न्यू डॉटर मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं ना, तभी तो इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंजर्व रहेगी। सो ये मॉडल इतना ज़्यादा जो है ना आप कह सकते हैं कि एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक पेरेंटल मॉडल है। ठीक है, पेरेंटल मॉडल के अंदर क्या होता है कि ये दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट तो हो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये दो स्ट्रैंड है, यहाँ पे जगह जगह पे जो है वो गैप क्रिएट हो जाते हैं और यहाँ पर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स आकर जो है ना ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब ये लेट्स से कि ये दोनों स्ट्रैंड जो इनमें ये जगह जगह पर गैप क्रिएट हो जाएगा। ये छोटे छोटे आप कहते हैं कि चंक्स में जो है ना गैप बन जाएंगे। फिर क्या होगा कि इसके साथ जो है ना हम कहते हैं कि इन गैप्स के अंदर जो है न्यू बेसिस जहाँ पे ऐड होके जो है ना इसको कंप्लीट कर देंगी। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि न्यू बेसिस ऐड हो जाएंगी और इनको कंप्लीट कर देंगी। तो डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो है वो इस तरह से छोटे छोटे निक्स डेवलप कर लेगा, वो डिस्पर्स हो जाएगा और न्यू बेसिस उन्हीं गैप्स के अंदर आके लगना शुरू हो जाएंगी और ये आपके पास जो है ना डीएनए का मॉडल होगा। सो इन दोनों मॉडल्स में से ये दोनों बिल्कुल लीस्ट एक्सेप्टेड हैं, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती। इनमें सेमी कंजर्वेटिव मॉडल वाइडली एक्सेप्टेड है, लेकिन इन तीनों को एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है ना ट्राई किया गया था, जिसको हम मीज़ल्स एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। इसमें जो है ना डीएनए के रेप्लिकेशन के जो तीनों हाइपोथेसिस थे, इनको इवेलुएट किया था मिज़ल्सन और स्टाल ने, जो कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1958 के अंदर वर्किंग कर रहे थे। सो इन्होंने क्या किया कि बैक्टीरिया को दो मीडियम्स के अंदर ग्रो करवाया। लेट्स से कि एक मेरे पास ये वाला मीडियम है, ये मीडियम है, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 15 का है और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है ना वो 14 का है। ठीक है, सो इन्होंने क्या किया कि कुछ एक बैक्टीरिया को जो है नाइट 15 के ग्रुप में और एक को 14 के ग्रुप या मीडियम के अंदर इन्होंने ग्रो करवाया। ऑब्वियस सी बात है कि N15 क्योंकि हैवी है तो इस बैक्टीरिया का जो डीएनए होगा वो हैवी हो जाएगा। एक दो राउंड के बाद जो डॉटर मॉलिक्यूल बनेगा बैक्टीरिया का, उसके अंदर क्या है कि डीएनए हैवी होगा। इसी तरह यहाँ पर जो डॉटर ऑर्गेनिज्म बनेंगे वो लाइट मॉलिक्यूल वाले होंगे, लाइट डीएनए होगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, यानी सेपरेट ग्रो करवा लिया। ये हैवी डीएनए भी इनके पास आ गया बहुत सारी क्वांटिटी में और लाइट डीएनए भी आ गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो है ना एक ऐसा मीडियम लिया जिसके अंदर जो है ना सारा मीडियम किसका था, N14 का। और जाहिर सी बात है कि N14 वाले ऑर्गेनिज्म भी यहाँ पर मौजूद होंगे और यहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके N14 के मीडियम में डाल दिया। अब N14 वाला यहाँ पर डीएनए भी मौजूद है और N15 का डीएनए भी मौजूद है और इन दोनों को अब एक दूसरे के साथ जो है ना ग्रो करने का इन्होंने टाइम दिया, ताकि दोनों जो है ना ये एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकें, ताकि पता चल सके कि डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट कर रहा है। ऑब्वियसली कि इसके जो स्ट्रैंड होंगे वो नाइट्रोजन 15 वाले होंगे दोनों स्ट्रैंड, और इसके दोनों स्ट्रैंड नाइट्रोजन जो है वो 15 और ये नाइट्रोजन 14 होगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि जो आफ्टर सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट किस किस्म के ये जो है ना पेयरिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि ये नाइट्रोजन 15 है और ये भी ट्रैक किया जा सकता है क्योंकि ये नाइट्रोजन 14 है। इन एडिशनली इन्होंने सीजियम क्लोराइड भी यहाँ पे डाल दिया, जो कि हैवी मॉलिक्यूल, और जाहिर सी बात है वो तो बॉटम के ऊपर सारा जो है ना इस तरह से सस्पेंशन बना देगा। यहाँ पे क्वांटिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे क्वांटिटी सीजियम क्लोराइड की ज़्यादा हो जाएगी। सो ऑब्वियसली एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लो, और यहाँ पर क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाई। तो एक हम कहते हैं कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब होता क्या है कि ये हमारे पास जो था ना, ये उनके पास एक मीडियम था, यहाँ पे नाइट्रोजन 15 भी मौजूद है और यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो 14 भी मौजूद है और नीचे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर जो है सीजियम क्लोराइड मौजूद है और ऑब्वियसली वहाँ पे क्वांटिटी कम है। सो कंसंट्रेशन जो है डाउन द, आप कहते हैं कि जो है ना डाउन द बीकर या बॉटम पर काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो होगा क्या कि ये दो डिफरेंट टाइप के डीएनए यहाँ पर मौजूद हैं, 14 और 15 वाला। जब इसको काफ़ी हाई स्पीड पर स्पिन करवाया जाएगा, इसको वॉर्टेक्स किया जाएगा और सीजियम क्लोराइड की मदद से जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना है उसकी वजह से डीएनए जो है वो एक ख़ास डेंसिटी के ऊपर जो है ना सेपरेट आउट हो जाता है। तो इस तरह के जो है ना
लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी, यानी ज़ाहिर सी बात है कि ऊपर नाइट्रोजन 14 होगा, नीचे नाइट्रोजन 15 होगा। ठीक है, ये सारे पैराग्राफ के अंदर जो है इन्होंने यही चीज़ मेंशन की है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि डीएनए जो है ना, जब फ़ौरन से जैसे ही ज़ाहिर सी बात है कि नाइट्रोजन इस मीडियम के अंदर जो है, सबसे पहले क्या था कि नाइट्रोजन जो है ना 15 वाला डीएनए भी मौजूद है और किस वाला था 14 वाला भी। अब जैसे ही फ़ौरन से उन्होंने एक्सट्रैक्शन किया तो नाइट्रोजन 15 अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद है, यानी ज़ाहिर सी बात है कि इन्होंने जब ट्रांसफ़र किया, ट्रांसफ़र करने के बाद जो है जैसे ही यहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल आया, उसने एक अपना राउंड कंप्लीट किया, तो क्योंकि अभी तक सेंट्रीफ्यूगेशन नहीं हुई थी, वर्टेक्स नहीं हुआ था, तो वो अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद था। उसका डॉटर जनरेशन के पास भी नाइट्रोजन 15 था और इसके डॉटर जनरेशन के पास नाइट्रोजन 14 था, यानी दोनों ने एक दूसरे को नहीं छेड़ा। लेकिन जब हाई स्पीड पर इसकी स्पिनिंग करवाई गई, तो जाहिर सी बात है कि स्पिनिंग की वजह से तो सारा मीडियम जो है वो घूमा होगा, सारा मीडियम ने जब स्पिन किया होगा, सर्कुलेट किया होगा, तो दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन किया होगा, एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि इन्होंने पेयरिंग करना स्टार्ट की होगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब फर्स्ट राउंड था ना डीएनए रेप्लिकेशन का, उसके बाद यही जो नाइट्रोजन 14 के मीडियम के अंदर पहला राउंड डीएनए रेप्लिकेशन का हुआ, तो उससे क्या हुआ कि डीएनए की डेंसिटी जो है ना अब इंटरमीडिएट आ गई। क्योंकि एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन 14 का था और एक स्ट्रैंड नाइट्रोजन जो है वो 15 का था। सेकेंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में जो डेंसिटी थी वो अगेन से जो है ना एक दो मॉलिक्यूल ऐड हुए। एक मॉलिक्यूल तो बिल्कुल इस जैसा था और एक मॉलिक्यूल जो है वो इस जैसा था। यानी कि हुआ क्या कि जब फर्स्ट राउंड रेप्लिकेशन का हुआ ना, लेट्स से कि ये नाइट्रोजन 15 का स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये क्या है नाइट्रोजन 14 का स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल का मैं ये कह रही हूँ कि ये नाइट्रोजन क्या है 14 है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजन 15 का स्ट्रैंड है सारा। तो ये 15 वाला स्ट्रैंड है। अब जब फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन हुआ ना, तो उसके रिज़ल्ट में एक जो है नाइट्रोजन 15 का स्ट्रैंड जहाँ पर जो है ना था, और इसके साथ पेयरिंग किसने बनाई हुई थी नाइट्रोजन 14 वाले स्ट्रैंड ने, यानी कि ये 15 हो गया और साथ में ये क्या है 14। फिर जब सेकंड राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में दो हमारे पास जो है ना बने पेयर, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि ज़ाहिर सी बात है कि ये पेरेंट के तौर पे काम करेगा। तो क्योंकि मीडियम नाइट्रोजन 14 वाला है, तो दूसरा तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन 14 होगा, तो हमारे पास अगेन एक हाइब्रिड बन जाता है। और प्लस इसके साथ क्या होता है कि हमारे पास नाइट्रोजन 14 का प्योर स्ट्रैंड बन जाता है। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म होती चली जाती है। राउंड 3 पर भी अगेन ऐसा ही होगा कि एक स्ट्रैंड जो है ये आपको नाइट्रोजन 15 का मिलेगा और साथ में दूसरा स्ट्रैंड किसका होगा जो है ना वो नाइट्रोजन 14 का होगा, और साथ में अगेन यहीं से इसी से क्या होगा कि अगेन ये सिचुएशन बन जाएगी। ठीक है, फिर आप हाइब्रिड लेंगे तो फिर आपके पास यही रिजल्ट आएगा आफ्टर सक्सेसिव जनरेशन। जहाँ से ये चीज़ कंफर्म हो गई, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये हर एक्सपेरिमेंट में बन रहा था, तो ये कंफर्म हो गया कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेशन करता है। अगेन मैं आपको समझा देती हूँ कि यहाँ पे हुआ ये था कि जो नाइट्रोजन 14 का मीडियम था ना, जो बीकर था, उसके अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल पड़े हुए थे। एक जो डीएनए था वो नाइट्रोजन 14 का था और मीडियम भी नाइट्रोजन 14 का है, येलो वाला। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो ब्लू वाला है ना, वो है नाइट्रोजन 15 का, और ये दूसरे मीडियम से यहाँ पे आया है। जब इनको एक दूसरे के साथ मिलकर रेप्लिकेशन करने का मौका दिया गया है, यानी इनको जब वॉर्टेक्स किया गया है या हाई स्पीड पर स्पिन करवाया गया है, तो रिज़ल्ट क्या था कि एक मॉलिक्यूल जो है वो जो था ना, यानी एक जो स्ट्रैंड था वो इस तरह का था और साथ में इसके क्या है कि एक इस तरह का स्ट्रैंड है। सिमिलरली दूसरा भी ऐसा ही था कि एक इस तरह का हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा साथ में क्या होगा कि इस तरह का मॉलिक्यूल बन रहा है। अब ये जब चीज़ बनी ना, तो इसी चीज़ को फर्दर कंटिन्यू किया गया, इसको अगेन मौका दिया गया कि ये रेप्लिकेट करे, तो यहाँ से दो मॉलिक्यूल बने। एक मॉलिक्यूल इस तरह का था, ठीक है, सॉरी एक पार्ट, और दूसरा पार्ट इस तरह का था, यानी अगेन एक हाइब्रिड बना। सिमिलरली यहाँ पर भी एक जो है ना इस तरह का था, ठीक है, सॉरी ये वाला नहीं, एक जो है ना हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक हाइब्रिड आया था, और दूसरा मॉलिक्यूल किस तरह का आया है कि दूसरा आपके पास ओरिजिनल जो है ना 14 का अगेन आ गया। तो यहाँ से ये चीज़ कंफर्म हुई है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव वे में एक जो है ना करता है। अगेन आप इसी चीज़ को हाइब्रिड को कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास अगेन वही हाइब्रिड आएगा कि एक जो है ना इसमें ये वाली सिचुएशन आ जाएगी हाइब्रिड की इस तरह से, ठीक है,
और एक अगेन आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी। तो इसको हम नाम देते हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के अंदर जो है ना एक्सप्लेन किया गया था, या सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में रेप्लिकेशन करता है। सो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी N15 का डीएनए जो है N14 के मीडियम में आएगा तो ऑब्वियसली आपके पास फर्स्ट राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में हाइब्रिड बनेगा 14-15 का। सेकेंड राउंड में आपके पास एक रिसेसिव भी यानी रिसेसिव मीन्स के एक जो है ना N14 वाला तो बनेगा, और अगेन एक हाइब्रिड बनेगा। तो हाइब्रिड क्योंकि हर राउंड ऑफ रेप्लिकेशन में बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के हवाले से ही रेप्लिकेट करता है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड ओपन अप हो जाता है इस तरह से, और यहाँ पे भी एक नया डॉटर स्ट्रैंड बन जाता है और यहाँ पे भी नया डॉटर स्ट्रैंड बन जाता है। तो इसको हम नाम देते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड के एक की वजह से हाफ ये या सेमी कंजर्व हो गया ना, और दूसरा एक नया स्ट्रैंड बनता है इसके साथ। तो इसको हम नाम देते हैं कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में रेप्लिकेशन करता है, और ये इस चीज़ की आप कहते हैं कि श्योरिटी है, या इस चीज़ को उन्होंने यहाँ से कंफर्म कर लिया था। ठीक है, सो यहाँ से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 मॉडल्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो आपने ये तीनों मॉडल्स बताने, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, हाउ डीएनए कैन रेप्लिकेट इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। ठीक है, तो ये आप जो है ना यहाँ से इसको कर सकते हैं प्रिपेयर। फिर यहाँ से आपको एक एक जो है ना क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो ये आप यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसकी मदद से ब्रीफ सा आपने लिखना है ताकि आप शॉर्ट आंसर को अटैम्प्ट कर सकें। फिर उसके बाद हमारे पास हमारा मेन टॉपिक आता है, दैट इज़ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा जगहों पर यानी डिफरेंट साइट्स पर स्टार्ट हो रहा होता है। तो हम कहते हैं कि मोर देन वन साइट पर डीएनए रेप्लिकेशन हो रही होती है, और हर रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है ख़ास सीक्वेंस या स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड से। डीएनए पॉलीमरेज 3 जो होता है और बाकी एंजाइम सारे रिएक्शन को करवाते हैं, और ये जो प्रोसेस है रेप्लिकेशन का उसको कैटलाइज करते हैं। डीएनए की 3 फॉर्म होती हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3। आपने ये याद रखना है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है ये मेन एंजाइम है जिसने रेप्लिकेशन का काम करना होता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है ना ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये गैप को रिमूव करता है। ठीक है, गैप का क्या मतलब है? गैप का मतलब ये है वन मिसिंग न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कि वन मिसिंग जो है न्यूक्लियोटाइड होगा, तो गैप को रिमूव करने का काम किसका है? डीएनए पॉलीमरेज 1 का। तो डीएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा? डीएनए पॉलीमरेज 2 करता है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, प्रूफ रीडिंग का काम ये करता है कि क्या रेप्लिकेशन ठीक हुई है या नहीं हुई। अगर कहीं पे रॉन्ग बेस पड़ी होगी तो डीएनए पॉलीमरेज 1 को ये इंडिकेट करेगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 वहाँ जाके उस बेस को रिमूव करेगा और वहाँ पे एक सही वाली एक ओरिजिनल बेस डाल के और उस गैप को फिल कर देगा। ठीक है जी, अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि 3 तरह के डीएनए हैं। डीएनए पॉलीमरेज 1 to 3 जो कि मेन एंजाइम है जो रेप्लिकेशन करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो कि प्रूफ रीडिंग करेगा, अगर कोई रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड वहाँ पर होगा तो ये इंडिकेट करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 को। डीएनए पॉलीमरेज 1 उस रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को हटा के और सही वाला न्यूक्लियोटाइड लगा देगा। एक काम है इसका, और दूसरे काम क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ना ये गैप को रिमूव करता है। गैप का मतलब है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि डीएनए के दरमियान में कहीं कोई गैप रह गया है, तो क्या है कि ये सही न्यूक्लियोटाइड वहाँ पे ऐड करके और उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश करता है। ठीक है जी, फिर एक और बात आपने ये याद रखनी है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 यही स्मॉल एंजाइम है जो कि सपोर्टिव रोल प्ले करता है, यही इसका सपोर्टिव रोल है। इसके अलावा ट्रू इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए रेप्लिकेशन है जो पॉलीमरेज 3 करता है, और ये 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर होता है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर और वर्किंग जो कि चल रही होती है। डीएनए जो पॉलीमरेज है ना ये एक डायमर है, ये कैटलाइज करता है डीएनए की रेप्लिकेशन को ऑफ वन स्ट्रैंड, यानी एक स्ट्रैंड। डायमर ये आप देख सकते हैं कि इसके 2 हिस्से हैं, ये पार्ट 1 है, ये 2 है। तो ये डायमर है जो कि एक स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन को कंप्लीट करता है। दूसरी बात ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ना ये 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड के हिसाब से ऐड करता चला जाता है। इसके अलावा क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, बल्कि जो ऑलरेडी स्टार्ट रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाता है और चेन को ग्रो करवाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए पॉलीमरेज 3 की। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। तो आपने याद रखना है कि पहली प्रॉपर्टी है कि डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो 10 टाइम्स लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स एंजाइम है। दूसरी बात ये एक डायमर है और ये रेप्लिकेशन सिर्फ एक स्ट्रैंड की करता है। तीसरी बात कि ये 1000 न्यूक्लियोटाइड्स पर सेकंड के हिसाब से करता है। और सबसे मेन फीचर इसका क्या है कि डीएनए पॉलीमरेज
3 जो है सिर्फ ऑलरेडी पेयर्ड जो चेन होगी या ग्रोइंग चेन के अंदर ही न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर सकता है, यानी ये डीएनए की रेप्लिकेशन को ग्रो करवाता है, स्ट्रैंड को ग्रो करवाता है, लेकिन ये रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता। ये 5 प्रॉपर्टीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ पर आ जाना है कि बेसिकली डीएनए पॉलीमरेज़ 1 जो है ये रेप्लिकेशन को ख़ुद स्टार्ट नहीं करता, बल्कि इसको स्टार्ट करने के लिए एक प्राइमेज़ एंजाइम चाहिए होता है। प्राइमेज़ एंजाइम बेसिकली आरएनए प्राइमर होता है। ये आरएनए प्राइमर बनाता है जो 10 आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स का होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, तो जैसे ही ये डीएनए स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है ना, लेट्स से कि हमारे पास जो है ना, हम कहते हैं कि ये डीएनए स्ट्रैंड था, ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज़ ने वर्किंग करनी है, तो प्राइमेज़ क्या करेगा कि लेट्स से यहाँ पर अगर रेप्लिकेशन फॉर्क इस तरह से बन गया है, तो प्राइमेज़ क्या होगा कि यहाँ पर लेट्स से कि आके अटैच हो गया है और इसने ये आरएनए का प्राइमर बना दिया। अब डीएनए पॉलीमरेज़ जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बाकी डीएनए का स्ट्रैंड बना देगा, ठीक है। तो इसलिए आपने याद रखना है कि डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने वाला एंजाइम है प्राइमेज़ एंजाइम, जो कि बेसिकली आरएनए का प्राइमर बनाता है, जो कि 10 आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। जब ये बन जाते हैं तभी डीएनए पॉलीमरेज़ 1 इनको रिकग्नाइज़ करता है और अब वो जो है ना इसको कंस्ट्रक्ट करता है, और एप्लीकेशन के एंड पर प्राइमेज़ को रिप्लेस कर दिया जाता है, प्राइमर को हटा के, और उसकी जगह बेसिस लगाई जाती हैं डीएनए की, और वो काम करता है डीएनए पॉलीमरेज़ 1। जो अभी मैंने आपको बताया ना कि ये गैप को रिमूव करता है, तो वो गैप कहाँ से बना है? बेसिकली ज़ाहिर सी बात है कि जब आरएनए का लेट्स से कि ये एक छोटा सा प्राइमर है, जब ये हटेगा तो यहाँ पर आके जो है ना डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना है ताकि ये गैप ख़त्म हो सके, तो ये काम डीएनए पॉलीमरेज़ 1 करता है। फिर उसके बाद हम कहते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है ये सिर्फ 3 प्राइम एंड के ऊपर ही बेसिस को ऐड कर सकते हैं। ये इसकी 6th प्रॉपर्टी हो गई। इसकी 6th प्रॉपर्टी, छठे नंबर की प्रॉपर्टी ये है कि डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है सिर्फ न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम एंड पर ऐड कर सकता है, और इसका मतलब ये है कि रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ही प्रोसीड करती है। आपने ये बात बिल्कुल याद रखनी है कि लेट से हमारे पास ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ओरिजिनल स्ट्रैंड, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर है। ये ओरिजिनल स्ट्रैंड है, यानी पेरेंटल स्ट्रैंड, ठीक है। और नया डॉटर स्ट्रैंड बनना है तो डॉटर स्ट्रैंड हमेशा जो है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ही बनता है, यानी कि वो इस डायरेक्शन के अंदर बनेगा, यानी कि वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर बनेगा। और ये याद रखना है कि एरो हेड हमेशा 3 प्राइम एंड वाले पर ही लगता है। सो आपने एक चीज़ अगेन मैं आपको यहाँ रिपीट कर देती हूँ, आपने ये याद रखना है कि न्यू स्ट्रैंड हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ बनता है। रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, बट इट ऑल्सो मीन्स दैट रीडिंग टेक प्लेस फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ कि रेप्लिकेशन क्या, रीडिंग क्या होती है? रीडिंग टेक प्लेस फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन, दैट्स वाई रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। जाहिर सी बात है कि 3 से 5 की तरफ रीडिंग होगी और कॉम्प्लीमेंट्री बेस ऐड होगी, सो ऑपोजिट तो हमेशा 5 बनेगा ना। सो ये याद रखने कि रीडिंग 3 से 5 होती है, लेकिन रेप्लिकेशन क्या है कि वो 5 से 3 की तरफ होती है। तो इस चीज़ को हम नाम दे रहे हैं कि ये हमारे पास डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है जी। फिर उसके बाद हम मैं आपको यहाँ से पहले बता देती हूँ कि ये किस तरह का प्रोसेस है। सबसे पहले तो ये हमारे पास एक डीएनए का मॉलिक्यूल है जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है जी। ये इसका जो है 5 प्राइम एंड है और ये इसका जो है वो 3 प्राइम एंड है। ओरिजिनल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि ये 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड है। अब सबसे पहले जो है ना ये हेलिकेज़ एंजाइम आता है। हेलिकेज़ एंजाइम का काम है कि ये हेलिक्स को ओपन कर देता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक कर देते, तभी आपके पास जो 2 रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं कि एक ये 5 प्राइम वाला इधर आ गया और पेरेंटल स्ट्रैंड, और दूसरा 3 प्राइम का पेरेंटल इधर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जब हेलिकेज़ ओपन होता है ना, तो ज़ाहिर सी बात है डीएनए तो हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रेट चेन में तो नहीं रह सकता, तो ये फोल्ड होना शुरू हो जाता है, यानी ये फ़ौरन ही फोल्ड होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बना के ख़ुद को स्टेबलाइज़ करना चाहता है। तो ये चीज़ ना हो ताकि रेप्लिकेशन कंटिन्यू कर सके, तो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके लग जाती हैं। हेलिकेज़ डीएनए के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है। फिर सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दूसरे नंबर पर आती हैं, ये उन स्ट्रैंड के साथ, ओपन स्ट्रैंड के साथ लग जाती हैं ताकि ये इसी हालत में स्टेबल रहें। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर प्राइमेज़ एंटर होता है, जो कि ये जो प्राइमेज़ है ये आरएनए का प्राइमर कंस्ट्रक्ट करेगा, उसको रिकग्नाइज़ करने के लिए फिर डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है आता है, और डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है ये फिर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि डीएनए का वो स्ट्रैंड जो कि
हमने अभी बात की है कि 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसको लीडिंग कहने के दो रीज़न है। पहली बात तो ये है कि ये स्ट्रैंड जो होता है ना, रेट ऑफ रेप्लिकेशन में बहुत जल्दी बन जाता है, यानी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट बनता है, तो उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। दूसरी बात कि ये 5 प्राइम से, ठीक है, ये 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ बनता है। ये आप देख सकते हैं कि ये 3 प्राइम डायरेक्शन है, ठीक है। सो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की तरफ बनता है, सो दैट्स वाई इसको हम नाम क्या देते हैं कि ये लीडिंग स्ट्रैंड है। दो रीज़न मैंने आपको बता दिए। तीसरा रीज़न ये होता है कि लीडिंग स्ट्रैंड बिल्कुल स्ट्रेट वे में, यानी एक लॉन्ग चेन होती है, इसमें कोई डिसरप्शन नहीं होती, ये छोटे छोटे गैप्स नहीं होते। तो 3 प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई कि वो स्ट्रैंड जो कि टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बनेगा, और रेट ऑफ सिंथेसिस में भी हाई होगा, और इसमें कोई डिसरप्शन नहीं होगी, सीधा सा स्ट्रैंड है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, लीडिंग स्ट्रैंड। इसके कंपैरिजन में जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, ठीक है। ये अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा, पहली बात। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनता है। ये कम्प्लीटली ना आपको जो है ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स की फॉर्म में बनेगा, तो इससे क्या होता है कि इसका रेट ऑफ सिंथेसिस स्लो हो जाता है, तो इस वजह से इसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो लैगिंग स्ट्रैंड है, ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं, इनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट कह रहे हैं। तो हर सेगमेंट के स्टार्ट में, सॉरी, हर फ्रेगमेंट के स्टार्ट में जो है ना एक नया प्राइमर बनेगा। लेट से कि ये स्ट्रैंड बन रहा है ना, जो है ना ओरिजिनल है, और इसके साथ लैगिंग स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये एक प्राइमर लगा, ठीक है, उसने प्राइमेज बनाया, सॉरी प्राइमेज बना, जिसने प्राइमर बनाया, और प्राइमर ने बाद में जो है ना डीएनए बना दी, इतने तक। अगेन क्या होगा कि प्राइमर प्राइमेज लगेगा, प्राइमर बनाएगा, फिर उसके बाद जो है ना इस तरह से हम क्या कहते हैं कि ये डीएनए बन गया। तो ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड है, जबकि ये ग्रीन वाले जो दोनों हैं ना, ये आरएनए के स्ट्रैंड हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए। तो होता ये है कि लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर, मैं अगेन आपको बता देती हूँ, सबसे पहली बात कि लैगिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा। दूसरी बात, लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर जो है ना छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे, जिनको हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। तीसरी बात, लैगिंग स्ट्रैंड क्योंकि ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का है, तो रेट ऑफ सिंथेसिस स्लो हो जाएगा, तो इस वजह से इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और फोर्थ पॉइंट ये है कि लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर हर एक फ्रेगमेंट के स्टार्ट में पहले प्राइमेज आके लगेगा, वो प्राइमर बनाएगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज 3 लगेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल प्राइमेज और मल्टीपल डीएनए पॉलीमरेजेस और जो है ना ये मिलते हैं, तो इस वजह से उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि लैगिंग स्ट्रैंड में कॉइल कम होती हैं, सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड में कॉइल कम होते हैं, तो इस वजह से वो आसानी से एक ही बार बन जाता है। एक ही इसमें एक ही जो है ना प्राइमेज होगा, एक ही प्राइमर लगेगा, और एक ही डीएनए पॉलीमरेज 3 काम करता है, ठीक है। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होता है, तो इस वजह से जो है ना इसके कॉइल्स को तोड़ने के लिए क्या किया जाता है, या कॉइल्स को सीधा करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें आपको मल्टीपल प्राइमेज मिलेंगे। ज़ाहिर सी बात है वो मल्टीपल प्राइमर्स बनाएंगे, और ऑब्वियसली मल्टीपल टाइम्स डीएनए पॉलीमरेज 3 आके वर्किंग करेगा, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस तरह से, जिनको ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। फिर डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है एंटर होगा, और वो जो है ना आरएनए के प्राइमर को हटा के डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ पे ऐड कर देगा, इस तरह से। लेकिन फिर भी एक छोटा सा गैप रह जाएगा, एक जो है ना डीएनए लाइगेज काम करेगा उसमें। अच्छा, ये चीज़ आपने याद रखनी है कि लेट्स से ये एक लैगिंग स्ट्रैंड है, ये दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड है। अब ये जो आपको जगह नज़र आ रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा गैप है, ठीक है। ये तब बनता है, इसको हम गैप कहते हैं, ये तब बनता है जब यहाँ से प्राइमर हटेगा, तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स जहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे, लेट से 4 ऐड करने पड़ते हैं, लेट से 5 ऐड करने पड़ते हैं। अब क्योंकि प्राइमर 10 का है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने पड़ेंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 ने ये न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए हैं, लेकिन स्टिल इनके दरमियान अभी भी आपको छोटा सा गैप नज़र आ रहा है। इस छोटे से गैप को नाम दिया जाता है निक का, NICK, निक। निक का मतलब ये है कि दो डीएनए जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं, उनके दरमियान में एक नया फ्रेगमेंट मौजूद तो है प्राइमर की जगह, लेकिन उसका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बना हुआ। तो डीएनए लाइगेज जो है ना, इनका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के इस निक को कंप्लीट कर देता है। तो ये जो निक वाली गैप है, इसको ख़त्म करने, यानी छोटा जो गैप है निक जो है, इसको ख़त्म करने का काम होता है डीएनए लाइगेज का। मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि डीएनए में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है गैप और एक होता है निक। गैप का मतलब है कि वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ही नहीं है, लेट्स से कि प्राइमर हटा तो 10 न्यूक्लियोटाइड्स वहाँ पे नहीं है, तो उस गैप को ख़त्म करना और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 का है। फिर भी उसमें छोटा सा
हम कहते हैं निक रह जाता है। उस छोटे से निक को ख़त्म करने का काम लाइगेज़ का होता है, यानी इसने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देना है ताकि वो चीज़ कंप्लीट हो जाए। ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाते हैं कि ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट क्या होता है। अभी हमने बात की है कि जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट होते हैं वो स्मॉल फ्रैगमेंट हैं जो कि लैगिंग स्ट्रैंड में बनते हैं। तो यूकैरियोट्स के केस में क्योंकि डीएनए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, बहुत कॉइल्ड होता है, तो ये फ्रैगमेंट 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स लॉन्ग होते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत ही कॉइल्ड है, तो 100 to 200 ही मुश्किल से बनता है एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में। ठीक है, जबकि प्रोकैरियोट्स में डीएनए इतना ज़्यादा कॉइल्ड या कॉम्प्लेक्स नहीं होता, तो वहाँ पे फ्रैगमेंट ज़रा लंबे बन जाते हैं, आसानी से बन जाते हैं, जिसको हम 1000 to 2000 कहते हैं। ये चीज़ याद रखनी है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अगेन वही बात कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज़ 1 जो है, अगेन जो है ना, हम बात कर रहे हैं कि लैगिंग फ्रैगमेंट की, कि वहाँ पे क्या होगा कि एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बना के फिर अगेन वो 1000 न्यूक्लियोटाइड जंप करके और दूसरी जगह जाके ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट बनाएगा। इस तरह से रेप्लिकेशन जो है कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। सो यहाँ से आपको एंजाइम्स का सीक्वेंस याद होना चाहिए कि कौन किस तरह से वर्किंग कर रहा है। मैं अगेन आपको बता देती हूँ, सबसे पहले नंबर पर आता है हेलिकेज़, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके और जो है ना रेप्लिकेशन फॉर्क बनाता है। फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन दूसरे नंबर पर आती हैं, जिनका काम क्या है कि इन्होंने डीएनए के रेप्लिकेशन फॉर्क को मेंटेन रखना है, सिंगल स्ट्रैंड ही रखना है। फिर तीसरे नंबर पर जो है प्राइमेज़ आके ऐड होता है, जिसने आरएनए का प्राइमर बनाना है। फिर फोर्थ पॉइंट पे जो है वो हमारे पास आता है डीएनए पॉलीमरेज़ 3 जो है वो फोर्थ पॉइंट पे आता है। लीडिंग स्ट्रैंड के अंदर तो ज़ाहिर सी बात है एक ही प्राइमर, एक ही प्राइमेज़ एंजाइम और एक ही डीएनए पॉलीमरेज़ 3 वर्किंग करेगा। लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड के अंदर काफ़ी सारे डीएनए पॉलीमरेज़ 3 प्राइमर, प्राइमेज़ और जो है ना वर्किंग कर रहे होते हैं, और यहीं पर जो है डीएनए लाइगेज़ और डीएनए पॉलीमरेज़ 1 भी काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज़ 1 का काम है कि इसने जो है ना प्राइमर को रिमूव करके न्यूक्लियोटाइड ऐड करने हैं ताकि गैप फिल करे, और लाइगेज़ का काम ये है कि इसने उनके दरमियान फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना के और निक को रिमूव करना है। और जैसे ही ये रेप्लिकेशन हो जाएगी तो आपके पास 2 स्ट्रैंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये वाला और ये वाला, इसमें से हर एक पेरेंटल स्ट्रैंड होगा, और जो है ना ये दोनों जो होंगे, ये वाले दोनों जो हैं वो डॉटर स्ट्रैंड होंगे। सो दैट वाज अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन। यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आता है, अगेन मैंने आपको बताया है, डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़ 3। फिर यहाँ से आता है व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है यहाँ से। फिर यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने जो है ना याद रखनी है कि ये जो निक और गैप वाली बात मैंने आपको बताई है ना, कि डीएनए पॉलीमरेज़ 1 गैप रिमूव करता है यानी न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, और डीएनए लाइगेज़ निक रिमूव करता है यानी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो ये एमसीक्यूज़ में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, तो वो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको पता होना चाहिए उस हवाले से। ठीक है जी। सो ये जो छोटे छोटे एंजाइम है, इनकी वर्किंग भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से है। अगेन मैं बता दूँ, डिस्क्राइब सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएनए पॉलीमरेज़ 3, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। और मैं अगेन डिफरेंस भी रिपीट कर देती हूँ कि लीडिंग स्ट्रैंड क्या है, जो कि टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है, जिसमें एक ही प्राइमर, एक ही प्राइमेज एंजाइम और एक ही डीएनए पॉलीमरेज़ 3 काम करता है, और एक ही दफ़ा डीएनए पॉलीमरेज़ 1 और लाइगेज आके काम करते हैं। दूसरी बात कि इसमें काफ़ी फास्ट रेट पर न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो रहे होते हैं। सो दैट्स वाई क्या है कि ये रेट ऑफ रेप्लिकेशन में लीड कर रहा होता है, तो उसको लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। और तीसरी बात ये है कि इसमें इतने ज़्यादा गैप्स या निक वगैरह नहीं बनते। और दूसरी तरफ लैगिंग स्ट्रैंड क्या है कि जो अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क होगा, नंबर 1। नंबर 2 के इसमें बहुत ज़्यादा कॉइल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा जो हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। दैट्स वाई यहाँ पर मल्टीपल प्राइमेज, मल्टीपल प्राइमर, मल्टीपल टाइम्स डीएनए पॉलीमरेज़ 3 और मल्टीपल टाइम्स डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमरेज़ 1 आके काम करते हैं। और नंबर 3 के ये छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स होकर जाके फ्रैगमेंट्स में बनता है, जिससे ये रेट ऑफ सिंथेसिस में लैग कर जाता है, तो उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपके बन जाएंगे, तो आप जो है ना इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरा आपको क्वेश्चन यहाँ से आता है, व्हाट आर ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। तो ये आपने कर लेने हैं, यहाँ से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन भी मैं आपको, सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। ये जो है ना कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है कि यूकैरियोट्स में 100 to 200 होती हैं एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में, और प्रोकैरियोट्स में 1000 to 2000 होती हैं एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट में। तो रीज़न मैंने आपको यही बताया कि यूकैरियोट्स का डीएनए बहुत कॉम्प्लेक्स और हाईली कॉइल्ड होता है, टाइटली कॉइल्ड होता है। इस वजह से ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स बहुत मुश्किल से बनते हैं, स्लो बनते हैं, और इनके नंबर ऑफ़ न्यूक्लियोटाइड्स भी कम होती हैं।
प्रोकैरियोट्स के अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्स तो होता है लेकिन इतना नहीं होता, तो कंपैरेटिवली ये लेस कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसलिए यहाँ पर ओकाज़ा के फ्रेगमेंट्स 1000-2000 बनते हैं और थोड़ा आसानी से भी बनते हैं। ये रीज़न आपने याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है। अच्छा, तीस और सबसे आखिरी इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बताई है कि ये आपने याद रखना है कि ये जो है ना हम कहते हैं कि जो रेप्लिकेशन होती है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रोसीड करती है। रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में होगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर रेप्लिकेशन होगी और एरो हेड हमेशा 3 वाली जगह पे लगाना है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो रीडिंग होती है, रीडिंग हमेशा जो है ना, जो रीडिंग की जाती है, तो वो जो रीडिंग होती है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में होगी। ज़ाहिर सी बात है कि 3 से 5 प्राइम डायरेक्शन में रीडिंग होगी ना, सो ऑब्वियसली की बात है कि यहाँ से फिर तभी ऑपोजिट चीज़ आएगी। तो ये याद रखना है कि रीडिंग जो होती है वो क्या होगी 3 से 5 की तरफ, और रेप्लिकेशन क्या होगी 5 से 3 की तरफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि मल्टीपल टाइम्स आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं। 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताएं और 3-4 एमसीक्यूज़ बताएं। सो आपने लाजमी प्रिपेयर करना है डीएनए रेप्लिकेशन में से, और इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया है यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बताए। सो आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगा, स्पेशली रेप्लिकेशन। सो इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक।